तो आज बात करते हैं पैसे की। हमारे सामने है टोनी रॉबिन्स की बहुत मशहूर किताब मनी मास्टर द गेम। टोनी रॉबिन्स। ज्यादातर लोग तो उन्हें एक मोटिवेशनल गुरु के तौर पर ही जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस किताब के लिए उन्होंने दुनिया के 50 सबसे बड़े फाइनेंशियल दिमागों का इंटरव्यू लिया। मतलब वॉरेन बफे, रे डालियो, जैक बोगल जैसे लोग। अच्छा। हाँ, और दावा ये है कि उनकी रणनीतियों को आम लोगों के लिए बहुत सरल बनाया गया है। किताब की शुरुआत में ही बिल क्लिंटन से लेके स्टीव फोर्ब्स तक सबने उनकी तारीफ की है। तो आज हम इसी खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, और देखेंगे कि क्या सच में वित्तीय आजादी का कोई साफ रास्ता है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि निवेश कैसे करना है, बल्कि ये इस बात पर भी जोर देती है कि क्यों करना है। अच्छा। हाँ, इसकी शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। पैसा आखिर है क्या? किताब कहती है पैसा असल में मतलब एक तरह की पावर है, एक शक्ति। शक्ति। तो कुछ लोगों के लिए ये शक्ति दूसरों की मदद करने का एक जरिया बन जाती है, और कुछ के लिए एक ऐसा नशा जो उन्हें ही खत्म कर देता है। तो मतलब आज की हमारी ये पड़ताल सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने के बारे में भी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। किताब की शुरुआत ही एक सच कहूं तो चौंकाने वाली बात से होती है। वो क्या? कि ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, ये असल में हम जैसे आम निवेशकों के लिए बनाया ही नहीं गया है। ये बहुत जटिल है और अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। सही कहा। जैसे अमेरिका में वो 401 के प्लान्स होते हैं ना। हाँ, जिन्हें लोग रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ आप उसे प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ या एनपीएस जैसा समझ सकते हैं। किताब में विशेषज्ञ कहते हैं कि ये डू इट योरसेल्फ यानी खुद करो वाली पेंशन प्रणाली पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मतलब ये उम्मीद की जा रही है कि एक आम आदमी जो शायद डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह रिटर्न कमाएगा। हाँ, ये तो मजेदार है। किताब में एक बहुत अच्छी तुलना की गई है। ये ऐसा है जैसे किसी से कहा जाए कि अरे तुम्हारे दांत में दर्द है, ये लो औजार और अपना दांत खुद निकाल लो। अपने दांत खुद निकालो। ये तो सुनने में ही डरावना है, और शायद इसीलिए ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिस्टम हमारे खिलाफ काम कैसे करता है? किताब में इसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड्स की छिपी हुई फीस को बताया गया है। हाँ, और यहाँ पर वैनगार्ड के संस्थापक जैक बोगल का एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क दिया गया है। वो बताते हैं कि औसत म्यूचुअल फंड में सिर्फ मैनेजमेंट फीस ही नहीं होती, बल्कि लेन देन की लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज और न जाने कौन कौन सी छिपी हुई फीस होती हैं। ओके। और ये सब मिलाकर आपकी कुल इन्वेस्टमेंट का लगभग 2% सालाना खा जाती हैं। 1 मिनट, 2%? सुनने में तो ज्यादा नहीं लगता। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो साल के 2,000 रुपए, इतना तो ठीक ही है ना? यहीं पर सारा खेल है। ये 2% हर साल आपके रिटर्न पर नहीं बल्कि आपकी पूरी जमा राशि पर लगता है, और ये कंपाउंडिंग के जादू को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अच्छा, कैसे? बोगल ने इसकी पूरी गणना की है। अगर बाजार आपको 50 सालों तक 7% का औसत रिटर्न देता है, तो ये 2% की फीस आपकी कुल कमाई का लगभग 2/3 हिस्सा खा जाएगी। क्या 2/3? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, इसका मतलब है कि अगर कोई 50 साल तक निवेश करता है, तो मेहनत तो निवेशक कर रहा है, जोखिम भी वही उठा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। पर ज्यादातर पैसा फंड मैनेजर की जेब में जा रहा है। ये तो एक तरह की लूट है। जैक बोगल भी ठीक यही कहते हैं। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, आपने 100% नकदी लगाई, 100% जोखिम उठाया और आपको इनाम का केवल 30% मिला। वाह, ये लाइन ही किसी भी निवेशक की आंखें खोलने के लिए काफी है। बिल्कुल। वाकई, फीस तो एक बात हुई, पर एक और बड़ा मिथक है जिसे किताब तोड़ती है। वो, मैं आपका ब्रोकर हूं और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। हाँ। यहाँ किताब एक ब्रोकर और एक फिड्यूशरी के बीच के फर्क पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एक फिड्यूशरी आपके फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह है। उसकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आपकी वित्तीय सेहत का ध्यान रखे। उसे हमेशा वही सलाह देनी होगी जो आपके लिए सबसे अच्छी हो। और ब्रोकर? वहीं एक ब्रोकर कह सकते हैं कि दवा की दुकान के सेल्समैन जैसा हो सकता है, जो आपको कोई भी उपयुक्त दवा बेच सकता है, भले ही वही काम करने वाली कोई सस्ती या बेहतर दवा भी मौजूद हो। क्योंकि उससे अपनी और अपनी कंपनी की कमाई का भी ध्यान रखना होता है। एग्जैक्टली। वाटरगेट स्कैंडल की एक मशहूर लाइन है, फॉलो द मनी, हमेशा पैसे का पीछा करो।
सलाहकार चुनते वक्त ये समझना जरूरी है कि उसकी वफादारी किसके साथ है। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन किताब एक और बहुत जरूरी बात कहती है क्या? कि असली लड़ाई तो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। अगर सिस्टम जटिल है तो हमारी अपनी मानसिकता उसे और भी मुश्किल बना देती है। किताब कहती है कि हमें सबसे पहले पैसे को लेकर अपनी कहानी बदलनी होगी। हाँ, ये बहुत गहरा एक मनोवैज्ञानिक बिंदु है। अगर किसी के मन में बचपन से ये बात बैठी है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो वो व्यक्ति अवचेतन रूप से, मतलब अनजाने में, पैसे को खुद से दूर धकेलता रहेगा। वो कभी धन बना ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका दिमाग ही उसे रोकेगा। और ये सिर्फ हमारी कहानियों के बारे में नहीं है। किताब में व्यवहार अर्थशास्त्र के 2 बड़े सिद्धांतों का जिक्र है जो हमें आर्थिक रूप से सफल होने से रोकते हैं। पहला है वर्तमान पूर्वाग्रह यानी प्रेजेंट बायस। ओके। इसका सीधा सा मतलब है कि हम इंसान भविष्य के बड़े इनाम के बजाय आज मिलने वाली छोटी सी खुशी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अच्छा। किताब में एक बहुत मजेदार अध्ययन का जिक्र है। जी। छात्रों से पूछा गया कि वे 2 हफ्ते बाद चॉकलेट खाना चाहेंगे या केला। 75% ने कहा कि वे सेहतमंद केला चुनेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद असल में चुनने का समय आया तो 80% ने चॉकलेट उठा ली। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। कल से डाइट शुरू करेंगे, अगले महीने से पक्का बचाएंगे, वो कल कभी आता ही नहीं। कभी नहीं आता। हम आज के मजे के लिए भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। तो फिर दूसरी कौन सी मानसिक बाधा है जो हमें रोकती है? दूसरी बाधा और भी शक्तिशाली है, नुकसान से बचना यानी लॉस अवर्जन। मनोवैज्ञानिक रूप से हमें कुछ पाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा दर्द कुछ खोने का होता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण बंदरों पर किए गए एक प्रयोग से आता है। कल्पना कीजिए, एक बंदर को एक सेब दिया, वो बहुत खुश। ठीक है। अब दूसरे ग्रुप के बंदरों को 2 सेब दिए और फिर एक वापस ले लिया। अब टेक्निकली उसके पास अभी भी 1 सेब है जैसा पहले वाले के पास था, पर वो बंदर गुस्से से पागल है। अच्छा। क्योंकि उसे 1 सेब खोने का एहसास हुआ है। अच्छा, तो इसीलिए जब हम पैसा बचाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम आज कुछ खो रहे हैं, भले ही वो भविष्य के लिए एक तोहफा हो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड पे खर्च करना आसान लगता है और बचत करना मुश्किल। बिल्कुल। मुझे इस किताब की एक बात ने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने पैसे को हमारी 6 बुनियादी मानवीय जरूरतों से जोड़ा है। हाँ, वो 6 ह्यूमन नीड्स, सर्टेनिटी, वैरायटी। हाँ, निश्चितता, विविधता, महत्व, प्रेम, जुड़ाव, विकास और योगदान। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ आया कि कोई क्यों एक लग्जरी कार खरीदना चाहता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं है। नहीं, ये महत्व की जरूरत को पूरा करने का एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है। आपको अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए सच में कितने पैसे चाहिए? ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है और बस एक बड़ी गोल मटोल रकम का सपना देखते हैं, 10 करोड़, 50 करोड़। सही बात है। किताब में एक व्यक्ति का उदाहरण है जो सोचता था कि उसे रिटायर होने के लिए $20 मिलियन चाहिए। लेकिन जब टोनी रॉबिन्स ने उसे बिठाकर असल में हिसाब लगवाया, ओके। उसके घर का खर्च, छुट्टियां, सब कुछ, तो पता चला कि वो अपने मौजूदा बिजनेस को बेचकर आज ही आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता था। क्या बात है। हाँ, जिस नंबर से हम डरते हैं वो अक्सर हमारी कल्पना से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हमने सिस्टम को समझ लिया और अपनी मानसिकता पर भी काम कर लिया, तो अब एक्शन लेने की बारी है। प्रैक्टिकल कदम क्या है? किताब का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है कंपाउंडिंग की शक्ति। और इसके लिए किताब में ओसोना मैकार्टी की एक अविश्वसनीय कहानी है। हाँ, ये कहानी किसी को भी प्रेरित कर सकती है। ओसोना मैकार्टी एक धोबिन थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, लगभग 75 साल, दूसरों के कपड़े धोकर और इस्त्री करके बिताए। उनकी कमाई बहुत मामूली थी। ओके। लेकिन उनमें एक आदत थी, वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा लगातार बचाकर बैंक में जमा करती रहीं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। जब उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि साधारण धोबिन ने बचत और कंपाउंडिंग की शक्ति से सैकड़ों हजारों डॉलर जमा कर लिए थे। वाव। और उसमें से ज्यादातर उन्होंने स्थानीय छात्रों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। ये कहानी साबित करती है कि ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों की शक्ति है। किताब में इसका गणित भी समझाया गया है। हाँ, एक बहुत ही सरल गणना है। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते के सिर्फ $40 बचाता है, यानी करीब 3,000 साढ़े 3,000 रुपए, हाँ, जो शायद बाहर की कुछ कॉफी या वीकेंड की 1-2 पार्टियों का खर्च है, और उसे एक ऐसे फंड में लगाता है जो 8% का औसत रिटर्न दे, तो 40 सालों में वो रकम $5,81,944 यानी करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपए बन सकती है। 5 करोड़? हाँ, किताब में एक लाइन है, अर्जित आय
अर्न्ड इनकम कभी भी कंपाउंडिंग की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक है, पैसा बचा लिया, कंपाउंडिंग समझ आ गई, अब इसे लगाएं कहाँ? बाजार तो बहुत ऊपर नीचे होता है, डर भी लगता है। बिल्कुल लगता है। इसके लिए किताब दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड के संस्थापक रे डालियो के ऑल सीजन्स पोर्टफोलियो के बारे में बताती है। हाँ, यहाँ का विचार बाजार को मात देने की कोशिश करना नहीं है, जो लगभग असंभव है। अच्छा। विचार ये है कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो किसी भी आर्थिक मौसम के लिए तैयार हो। आर्थिक मौसम मतलब? देखिए, अर्थव्यवस्था के 4 मौसम होते हैं: उच्च विकास, निम्न विकास यानी मंदी, उच्च मुद्रास्फीति यानी महंगाई और निम्न मुद्रास्फीति। ओके। डालियो का पोर्टफोलियो इन चारों मौसमों के लिए अलग-अलग संपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, लंबी अवधि के बॉन्ड, सोना और कमोडिटीज को इस तरह से संतुलित करता है कि चाहे कोई भी मौसम आए, आपका पोर्टफोलियो स्थिर रहे। और इसके नतीजे कैसे रहे? जब इस पोर्टफोलियो का पिछले 75 सालों के डेटा पर परीक्षण किया गया, तो इसने लगभग 10% का वार्षिक रिटर्न दिया। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इन 75 सालों में इसका सबसे खराब वार्षिक नुकसान सिर्फ 3.93% था। सिर्फ 3.93%? हाँ, 2008 के वित्तीय संकट में जब दुनिया भर के बाजार 50% तक गिर गए थे, तब भी ये पोर्टफोलियो लगभग सपाट था। वाह! ये पोर्टफोलियो अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए बनाया गया है। और अब खेल का अंतिम चरण, रिटायरमेंट। इसके लिए किताब जीवन भर की आय बनाने पर जोर देती है, खासकर एन्युइटीज के जरिए। लेकिन मैंने तो सुना है कि एन्युइटीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इनमें फीस भी बहुत होती है। क्या ये वाकई एक अच्छा आइडिया है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और किताब भी इस बात को मानती है। बाजार में कुछ एन्युइटीज वाकई में बहुत जटिल और महंगी होती हैं, जिनसे दूर रहना चाहिए। तो फिर? लेकिन यहाँ बात हो रही है सबसे सरल प्रकार की वार्षिकी की। इसका मूल विचार अपनी बचत का एक हिस्सा एक बीमा कंपनी को देना है, जो बदले में आपको जीवन भर के लिए एक निश्चित मासिक आय की गारंटी देती है। अच्छा, मतलब एक व्यक्तिगत पेंशन की तरह। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कभी भी अपने पैसे से ज्यादा नहीं जी सकते। आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। ये एक तरह की सुरक्षा जाली है। बिल्कुल। ये आपको रिटर्न के अनुक्रम के जोखिम, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क से बचाता है। ये क्या होता है? ये एक बहुत ही खतरनाक जोखिम है। मतलब अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर हुए और अगले ही साल बाजार 30-40% क्रैश हो गया, तो आपका पूरा रिटायरमेंट प्लान बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आप शुरुआत में ही अपनी बहुत सारी पूंजी खो देंगे। एक गारंटीकृत आय धारा होने से आप इस विनाशकारी जोखिम से बच जाते हैं। तुमने सिस्टम की पहेलियों को समझा, अपने दिमाग के खेल को देखा और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कुछ ठोस रणनीतियों पर भी बात की। लेकिन इस सब के अंत में किताब में एक बहुत गहरा संदेश है। टोनी रॉबिन्स अपनी एक व्यक्तिगत कहानी साझा करते हैं। अच्छा? एक समय था जब वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, निराश थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जीने का रहस्य देना है। The secret to living is giving। और यही मुझे लगता है यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये सिर्फ अपने लिए धन जमा करने के बारे में नहीं है। ये उस धन का उपयोग एक भरपूर जीवन जीने और दूसरों के जीवन में योगदान करने के लिए है। सही कहा। किताब में चक फीनी जैसे लोगों की कहानियां हैं। एक अरबपति जिन्होंने चुपचाप अपनी पूरी $7.5 बिलियन की संपत्ति दान कर दी। $7.5 बिलियन? हाँ, और ये सुनिश्चित किया कि मरने से पहले उनका बैंक खाता खाली हो जाए। सच्ची दौलत इसमें नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इसमें है कि आप क्या देते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक अंतिम विचार, किताब मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के बीच के विशाल अंतर को समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सादृश्य का उपयोग करती है। इससे हमें संख्याओं को सही नजरिए से देखने में मदद मिलती है। 1 मिलियन सेकंड होते हैं 12 दिन। 12 दिन। 1 बिलियन सेकंड होते हैं 32 साल। 32 साल। और 1 ट्रिलियन सेकंड लगभग 32,000 साल पहले थे। वाह! जब आप इसे इस तरह सुनते हैं तो एहसास होता है कि हम इन शब्दों का कितनी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर इन बड़ी बड़ी संख्याओं को बिना समझे एक साथ मिला देते हैं। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है, यदि हम संख्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को सही करें, तो क्या हम पाएंगे कि एक असाधारण जीवन जो सुरक्षा, आनंद और योगदान से भरा हो, उतना महंगा नहीं है जितना हमने सोचा था।